हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में ह्यूमन डिजीज के कुछ लास्ट सेगमेंट्स की, जिसमें कि हम लोग टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं और टॉपिक के बारे में जितनी भी एडिशनल जानकारी है हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिजीजेस की। अभी तो जेनेटिक डिजीजेस में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आनुवांशिक रोगों के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जेनेटिक्स ही है। तो आनुवांशिक रोग समझने के लिए हमें पूरी जेनेटिक्स को एक बार देखना पड़ेगा, तब जाके फाइनली जेनेटिक डिजीजेस पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ओवरव्यू जेनेटिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं और उनमें क्या क्या समस्या होती है, इसके बारे में एक बार जो है मैं आपको जानकारी देता हूं। उसके बाद फिर से जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा जेनेटिक्स, तो जब हम जेनेटिक्स फिर से पढ़ेंगे तो वापस से इन डिजीजेस को एक बार इनकी डिटेल्स के साथ हम लोग वापस से चर्चा इनकी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डिजीजेस, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। ठीक है, देखिएगा, जेनेटिक डिजीज आनुवांशिक रोगों का मतलब है दोस्तों, ये वो डिजीजेज हैं, ये वो बीमारियां हैं जो मदर फादर के साथ उनके जो जीन्स होते हैं, जो आपके स्पर्म और ओवम में, आपके शुक्राणु अंडाणु में जीन होते हैं, उनके कारण ये बीमारी आप तक पहुंचती हैं। इनको बोलते हैं जेनेटिक डिजीजेस, आनुवांशिक रोग। दोस्तों, जेनेटिक डिजीज दो चीजों से होती हैं। पहली होती है सहलग्नता जनित। अब इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको जेनेटिक्स में ये सब चीजें समझाऊंगा। इनको बोला जाता है लिंकेज डिजीज। लिंकेज, सहलग्नता क्या होती है ये प्रॉपरली तो जेनेटिक्स में ही समझेंगे, लेकिन यहां पर इतनी जानकारी आपको दे देता हूं। सहलग्नता का मतलब होता है दोस्तों, किसी क्रोमोसोम के साथ, किसी गुणसूत्र के साथ कोई बीमारी वाला जीन, है ना। कई जीन जो होते हैं जो बीमारियों को, अलग अलग डिजीजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो किसी बीमारी का जीन, किसी रोग का जीन किसी क्रोमोसोम के साथ, किसी गुणसूत्र के साथ इस तरह अटैच हो जाए, इस तरह जुड़ जाए कि वो आगे की जनरेशंस में उसी के साथ, आगे की पीढ़ियों में उसके साथ ही चलता चला जाए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। मतलब मान लीजिए किसी रोग का जीन एक्स गुणसूत्र पर अटैच हो गया, अब वो उस एक्स क्रोमोसोम के साथ ही आगे की सारी पीढ़ियों में जाता जा रहा है, तो बीमारी भी आगे की जनरेशंस में जाएगी। क्लियर? इसको बोलते हैं सहलग्नता जनित रोग। ठीक है, सहलग्नता जनित रोगों में 4 रोग आपको मैं पढ़ा रहा हूं। हीमोफीलिया। दोस्तों, हीमोफीलिया में जो रोगी होता है उसके रुधिर का थक्का या तो बहुत लेट जमता है, चोट लगने के बाद ब्लड लॉस हो रहा हो, या तो क्लॉटिंग बहुत लेट होती है, या क्लॉटिंग नहीं होती है ना। तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है पेशेंट का, और इसके कारण इस रोग को ब्लीडर्स रोग कहते हैं। महारानी विक्टोरिया के जो फैमिली है, महारानी विक्टोरिया का जो वंशक्रम है, उसमें बीमारी पाई गई थी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, और इसको क्रिसमस रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लीडर्स रोग, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। क्रिसमस रोग, है ना, ब्लीडर्स रोग, क्रिसमस रोग, और साथ में साथ क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज, शाही रोग के नाम से जाना जाता है हीमोफीलिया को। ठीक है, दूसरी जो बीमारी है ये है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को बोला जाता है वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्णांधता बोला जाता है। क्लियर? क्या बोलते हैं? वर्णांधता। इसमें रोगी को लाल व हरे रंग में, कभी कभी नीले रंग में भी, है ना, इन तीनों में डिफरेंस पता नहीं चलता। समझ रहे हैं? यानी ये पेशेंट जो है रेड कलर, ग्रीन कलर और कभी कभी ब्लू, इन तीनों में डिफरेंस नहीं कर पाता। जनरली रेड और ग्रीन का ही आता है, कभी कभी ब्लू भी आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी जो बीमारी है दोस्तों, फिनाइल कीटोनूरिया। इस बीमारी में जो रोगी है वो मंदबुद्धि हो जाता है। बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स स्टोर हो जाते हैं जिनके कारण जो ब्रेन है हमारा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, और चौथा दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब होता है हसिया, है ना, सेल का मतलब कोशिका, और एनीमिया का मतलब है आरबीसी की कमी। तो दोस्तों, आरबीसी की ऐसी कमी जो किसके कारण पैदा हुई है? जो हुई है आरबीसी के हंसियाकार होने के कारण। आरबीसी किसकी शेप में आ जाती है दोस्तों? आरबीसी शिकल की शेप में आ जाती है।
है ना, आरबीसी हंसिए के आकार में आ जाती है। ठीक है, क्लियर। तो इसके कारण ये आरबीसी हीमोग्लोबिन का या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती और इस आरबीसी का कोई यूज नहीं है, तो मतलब यूजफुल आरबीसी की संख्या कम हो गई, मतलब एनीमिया हो गया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया, ये चारों जो डिजीज हैं ये कैसी डिजीज है बताइए, ये संलग्नता जनित रोग हैं, लिंकेज प्रॉब्लम्स हैं। इनमें सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रोमोसोम के साथ कोई जीन ऐसा पाया जा रहा है जो इस बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के कारण दोस्तों ये कैसी डिजीज है, ये लिंकेज डिजीज है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे, आगे जब हम बात करेंगे तो हम देखने वाले हैं दोस्तों गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? गुणसूत्रीय विकार, क्लियर, या कह सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में मैं नाम जो आपको लिखवा रहा हूं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में जो मैं नाम लिखवा रहा हूं उसमें आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके साथ पटाउज सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सुपर मेल सुपर फीमेल जो सिंड्रोम है, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? ये सब आते हैं आपके गुणसूत्रीय परिवर्तनों में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये सब जेनेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। केवल नाम यहां पर डिस्कस कर रहा हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जेनेटिक डिजीजेस में आती हैं। तो कौन कौन सी बताइए? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, रोगी के रुधिर का थक्का नहीं जमता। कलर ब्लाइंडनेस में रोगी को लाल, हरे और कभी कभी नीले रंग में अंतर पता नहीं चलता। फिनाइलकीटोनुरिया में फेनिल नाम का एक कंपाउंड हमारे ब्रेन में जमा हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट कैसा हो जाता है? मंदबुद्धि हो जाता है। और चौथा दोस्तों सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका एरक्तता, जिसमें आरबीसी हंसिए के आकार की हो जाती है। और आरबीसी हंसिए के आकार की हो जाती है तो दोस्तों क्या हो जाता है? आपके खून की कमी एक तरीके से देखने को आपको मिलती है। गुणसूत्रीय प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम्स हैं, आपके जो गुणसूत्र हैं, उनकी संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्लियर? डाउन सिंड्रोम में जैसे 21वीं जोड़ी जो होती है गुणसूत्रों की, उसमें जोड़ी में 2 की जगह कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 3, है ना। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है महिला में। 44 44+XX होते हैं महिला में, उसकी जगह 44+X रह जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है जिसमें 1X बढ़ जाता है। ठीक है, तो जनरली जो टर्नर है, टर्नर किस में होती है? फीमेल में होती है। तो टर्नर में क्या समस्या हो जाती है? 44+X 0, X की कमी, है ना। क्लाइनफेल्टर किस में होती है? क्लाइनफेल्टर मेल में होती है। क्लाइनफेल्टर प्रॉब्लम किस में होती है? मेल में होती है। और मेल में होती है तो यहां 1X ज्यादा हो जाता है, तो XXY, भाई X और Y तो होता ही है मेल में, 1X आपका एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इन सब में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से चीजें होती है, ये सब जेनेटिक्स में हम देखेंगे, है ना। फिलहाल के लिए जानकारी आपको एक अवेलेबल कराई है कि भाई जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो आपके आनुवांशिक समस्याएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं। डायबिटीज दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा चुका हूं। डायबिटीज आपको किडनी के साथ में भी पढ़ा दिया था, और डायबिटीज मैंने आपको दोस्तों जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम है ना, जो आपका अंतःस्रावी तंत्र है, जब पढ़ाया था तभी भी मैंने डायबिटीज को डिस्कस किया था। क्या ये बात आप समझ पाए? क्या ये बात आपके दिमाग में है भाई? है ना। यस और नो में जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मैंने डायबिटीज को डिस्कस किया या नहीं किया, बोलिएगा। यस और नो में जवाब दीजिए भाई, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई डिस्कस किया है नहीं किया, कहीं मुझे कुछ और याद तो नहीं है ना भैया। क्योंकि अब सिर्फ हमें पढ़ना रह जाएगा दोस्तों टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, है ना, केवल वही पढ़ना रह जाएगा। इसके बाद अपने को कुछ पढ़ने के लिए बचेगा नहीं। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में जो हमारी क्लास कंप्लीट हो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज कुछ था नहीं ऐसा,
क्लियर? तो ये वो बीमारियां हैं जो हम लोग संक्रामक में पढ़ चुके पहले, वायरस जनित, विषाणु जनित, वायरल डिजीज, उसके बाद बैक्टीरियल यानी जीवाणु जनित, उसके बाद फंगल यानी कवक जनित, फिर प्रोटोजोअल प्रोटोजोआ जनित और कृमि जनित रोग, इनको अलग से पढ़ा। तत्व जनित रोगों को, एलिमेंटल डिजीजेस को अलग से पढ़ा। एसटीडीज के बारे में बातचीत अलग से करी। इसके अलावा दो आपके जेनेटिक डिजीजेज हैं, उनको भी एक सुपरफिशियली हमने नजर से देखा है। तो इसके बाद डायबिटीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक डिस्कस कर लेता हूं कैंसर। ठीक है, बिल्कुल ये डिस्कस कर ही लेता हूं कैंसर। दोस्तों कैंसर को बोला जाता है कर्क रोग। कैंसर को क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्क रोग बोलते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइएगा। कैंसर कैसा रोग है दोस्तों? कैंसर उत्परिवर्तन जनित रोग है। अभी उत्परिवर्तन क्या फफूंद आ गई, ये भी जेनेटिक्स की एक टर्म है। उत्परिवर्तन ये भी एक जेनेटिक टर्म है। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। क्लियर? उत्परिवर्तन का मतलब क्या दोस्तों? म्यूटेशन। म्यूटेशन उत्परिवर्तन में आप एक चीज देखेंगे कि म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी गुणसूत्र या किसी भी जीन में कोई ऐसा चेंज अचानक से हो जाना जो आगे की जनरेशन में जाने की पावर रखता है ना, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो अचानक हुए वे चेंजेस जो आगे की जनरेशन में जाने की कैपेसिटी रखते हैं उनको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन जनरली हमारी बॉडी की किसी सेल में अचानक से कोई उद्दीपन होता है, स्टिमुलेशन होता है, और उसके कारण क्या हो जाता है कि जो कोशिकाएं हैं, है ना, कैंसर क्या होता है दोस्तों? कोशिकाओं का अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, है ना। हमारी बॉडी की ग्रोथ किस डिवीजन से होती है? समसूत्री विभाजन से होती है। तो जब अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो जाए, क्या हो जाए बताइएगा? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन कोशिकाओं का, जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है, जनरली होता है, बट वो एक फिक्स ऑर्डर में होता है और एक फिक्स रेट से होता है, एक सामान्य दर से होता है। लेकिन कैंसर रोग में क्या होता है कि कैंसर रोग में उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण कुछ विशेष कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा गेन कर लेती हैं, जिससे कि वो लगातार डिवाइड होती जाती हैं। मान लीजिए इतना सा एरिया है, इसमें 1, 2, 3 और 4 सेल्स हैं। अब किसी उद्दीपन के कारण ये जो सेल है ये बहुत तेजी से डिवाइड होने लग जाए तो क्या होगा बताइएगा? यहां डिवाइड हो गई, यहां डिवाइड हो गई, यहां डिवाइड हो गई, यहां डिवाइड हो गई, यहां डिवाइड होगी। बताइए इस विशेष एरिया में, इन दिस स्पेसिफिक रीजन, इस विशेष क्षेत्र में कोशिकाओं की जो डेंसिटी है, कोशिकाओं का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पर टेंशन क्या हो जाएगी? कोशिकाओं के बीच में बढ़ जाएगी। और इसी को क्या कह देते हैं? इसी को ट्यूमर कह देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों? ट्यूमर। ट्यूमर को बोल देते हैं अर्बुद, है ना, अर्बुद कहते हैं, या आपकी लोकल लैंग्वेज में कह सकते हो सर गांठ, है ना। तो एक ट्यूमर डिजाइन हो जाता है। वो ट्यूमर कैसे डिजाइन हुआ कि जो सेल्स हैं उन्होंने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट कर दी, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट करने के कारण, है ना, सेल्स की जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है उसके कारण क्या देखने को मिला? किसी विशेष क्षेत्र में, किसी स्पेशल एरिया के अंदर जो सेल्स की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई, और सेल्स की डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो वहां पर क्या बन गया बताइए? वहां पर दोस्तों ट्यूमर बन गया। बात समझ में आ गई? ट्यूमर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बिनाइन, बिनाइन को बोलते हैं दोस्तों सुदम ट्यूमर, सुदम। क्लियर? ये एक जगह पर स्थायी रहते हैं, मतलब बॉडी में घूमते नहीं है, एक जगह पर स्थायी रहते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट करना आसान है। यानी इनको आप एक विशेष जगह पे होते हैं तो इनके आसपास के एरिया के जो टिश्यूज हैं उनको आप ऑपरेट करके निकाल दो, तो मतलब ऐसे ट्यूमर से, ऐसे कैंसर से आप निजात पा सकते हैं। ठीक है, एक फिक्स कंडीशन तक। दूसरा जो ट्यूमर होता है उसे बोलते हैं दुर्दम ट्यूमर। दुर्दम ट्यूमर, आपने दुर्दम मलेरिया भी पढ़ा होगा, है ना। तो दुर्दम ट्यूमर को बोला जाता है मैलिग्नेंट। क्लियर? और मैलिग्नेंट जो होता है ये दुर्दम ट्यूमर है, और दुर्दम ट्यूमर जो आपका हुआ इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या होता है बताइए? ये मूवेबल होता है। मूवेबल का मतलब ये जो ट्यूमर है, या ये जो बढ़ी हुई सेल्स हैं, या ये जो कैंसरस कोशिकाएं हैं, ये एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती हैं और उस भाग को भी कैंसरस टिश्यू में बदल देती हैं।
जिसके कारण बॉडी में ये जो कैंसर है तेजी से रैपिडली फैलने लग जाता है, और जब फैलने लग जाता है तो इसका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे कैंसर में क्या होता है, आपने एक जगह ऑपरेट करवाया, थोड़े दिन बाद पता चला अभी उसी थोड़े आसपास के एरिया में फिर से कैंसर हो गया है, समझ रहे हैं, तो इसको ट्रीट कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्लियर? अच्छा, तो दोस्तों मैंने अभी बात करी थी कि उत्परिवर्तन के लिए या कोशिकाओं को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के लिए, कोशिकाओं को अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के लिए प्रेरित करने वाले, या कह सकते हैं कैंसर के लिए जिम्मेदार कारक, कैंसर के लिए जिम्मेदार कारक, तो कैंसर के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं उनको दोस्तों ऑन्कोजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजन। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजन। और कैंसर के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। और कैंसर की जो स्टडी होती है दोस्तों उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। तो कैंसर के लिए जिम्मेदार रीजन, जैसे कि अलग अलग बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, बोन के अंदर कैंसर हो सकता है, हड्डियों के अंदर, ब्लड के अंदर कैंसर हो सकता है। तो ब्लड कैंसर है, जैसे ब्लड कैंसर, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कोशिकाएं टारगेट की जाती हैं और वो कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड समसूत्री विभाजन करती है। जैसे कि आपको बताया ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर को क्या बताया था, बोलिए क्या कहते हैं? ल्यूकोमा। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकोमा, सॉरी ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया में क्या होता है बताइएगा? ल्यूकेमिया में मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो वही हुआ। क्लियर? एक विशेष क्षेत्र के अंदर जो सेल्स हैं वो तेजी से डिवीजन करने लग गई, डिवीजन करने के कारण उनका नंबर इंक्रीज हुआ, और नंबर इंक्रीज होने के कारण किसी विशेष क्षेत्र में डेंसिटी बढ़ गई, ट्यूमर्स क्रिएट हो गए, और वो जो ट्यूमर हैं वो फैलने भी लग गए बॉडी के अंदर। दैट इज द हैर्श कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, बहुत ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति वो हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कैंसर के बारे में शायद कुछ बातें आपने समझी होंगी। कैंसर पैदा करने वाले कारकों को कैंसरजन या ऑन्कोजन कहा जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब कैंसर की जांच आप कैसे करेंगे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैंसर की जांच के लिए दोस्तों आपके मोस्टली 2 टेस्ट होते हैं। ठीक है, कैंसर की जांच की बात करते हैं तो मोस्टली 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है बायोप्सी। बायोप्सी को ऊतक परीक्षण कहते हैं, टिश्यू टेस्ट। ऊतक परीक्षण इसलिए कहते हैं, इस टेस्ट में क्या किया जाता है, जो कैंसरस भाग होता है उसको पहले ऑपरेट कर लेते हैं, उसका पूरी तरह से ऑपरेशन कर लेते हैं। ऑपरेशन करने के बाद उसको लैब्स में भेजा जाता है और वहां पे उसकी जांच की जाती है कि ये ऊतक कैंसरस था या नहीं था। ऑपरेशन पहले ही हो जाता है ना, जो टिश्यू है उसी को ऑपरेट करके भेजना पड़ता है आगे। ठीक है, तो ये बायोप्सी है। अगला है एमआरआई। एमआरआई को बोला जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चुंबकीय किरणों का यहां पर यूज किया जाता है, अलग अलग एंगल से इमेजिंग ली जाती है ना। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई की फुल फॉर्म है। ये जो है यहां पर काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये 2 मेन जांचें हैं जो काम में ली जा रही हैं। किसके लिए? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। बाकी और भी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो वैसे बहुत डेंजरस बीमारी है, लेकिन अगर सही समय पर आप जो है इसके जो टेस्ट वगैरह करवा लें, सही समय पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो कैंसर से आज बहुत से लोग निजात पा भी लेते हैं, है ना। कोई समय था जब कैंसर को एकदम लाइलाज मान लिया जाता था। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों 2 चीजें हैं। एक है विकिरण चिकित्सा, जिसमें रेडिएशंस काम में लिए जाते हैं। जो कैंसरस भाग होता है उस पर रेडिएशंस डाले जाते हैं, क्लियर, विकिरण डाले जाते हैं, जिससे कि उन टिश्यूज को क्या किया जाता है, डैमेज किया जाता है, नष्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं दोस्तों रेडियोथेरेपी। और रेडियोथेरेपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोबाल्ट 60। क्लियर, कोबाल्ट 60 का जो यूज है वो किसमें किया जाता है? रेडियोथेरेपी में। अगली है दोस्तों रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा की अगर आप बात करते हैं तो रसायन चिकित्सा इज ऑल्सो नोन एज कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं उसको? कीमोथेरेपी। रसायन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा में क्या दिए जाते हैं? मेडिसिन दी जाती है, केमिकल्स दिए जाते हैं। मोस्टली 2 नाम आपको मिलेंगे, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये 2 नाम हैं जो कि कैंसर की मेडिसिन के तौर पर काफी हद तक फेमस हैं। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये 2 नाम मिलेंगे आपको, कीमोथेरेपी में मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। बाकी तो देखिए
जो हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में होता है डॉक्टर्स के द्वारा, वो दोनों एकदम अलग हैं, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग टाइप के कैंसर, उनके लिए अलग अलग टाइप की जांचें, अलग अलग टाइप की मेडिसिन वगैरह वगैरह, ठीक है। कैंसर की अगर आप बात करते हैं तो कैंसर उत्पन्न करने के लिए जैसे जो तंबाकू जो लोग खाते हैं, तंबाकू में एल्कलॉइड होते हैं, निकोटिन वगैरह, स्मोक होता है, धुआं होता है, धुएं के साथ एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो बॉडी में जाते हैं, तरह तरह का डस्ट जाती है, तरह तरह का जो पोल्यूशन है, तो पेट्रोल डीजल जब वो आपके गाड़ियों में जलते हैं तो वहां से सीसा निकलता है पोल्यूशन से, वो सीसा आपकी सांसों में जाता है। तो अलग अलग टाइप के कैंसर के लिए अलग अलग टाइप के फैक्टर्स, अलग अलग टाइप की चीजें जिम्मेदार हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कैंसर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी है वो आपको अवेलेबल करा चुका हूं। एग्जाम से संबंधित यही जानकारी कैंसर के बारे में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट एंड फाइनल हमारे टॉपिक का, जो ह्यूमन डिजीज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज टीकाकरण। अब जैसे विटामिनों से जो डिजीजेस होती हैं, है ना, इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षीकरण भी कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, है ना, प्रतिरक्षीकरण। विटामिनों की कमी से जो रोग होते हैं वो विटामिन में पड़ेंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के कारण जो बीमारियां होती है वो न्यूट्रिशन में पड़ेंगे। तो अभी भी बीमारियों से पीछा नहीं छूटा है ना, अभी तो पढ़ते जाना है, काफी कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा जस्ट एंड पर है। आज की क्लास इसीलिए मतलब एक छोटे कॉम्पैक्ट क्लास रहेगी क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक को फिनिश तो लगभग ऑलरेडी कर ही दिया है। अभी हम लोग केवल जो कुछ चीजें बाकी थी छोटी मोटी उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वैक्सीनेशन की बात करते हैं। टीकाकरण का जो फादर है दोस्तों किसको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन किसको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक का यानी स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था भाई, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था और ये बनाया था 1796 में। चेचक मतलब बड़ी माता, तो बड़ी माता का टीका लगभग 1796 में पहली बार किसने बनाया था? आपके एडवर्ड जेनर ने बनाया था। टीका होता क्या है? देखिए मैं इसकी बात आपको बता देता हूं कि व्हाट इज टीका, व्हाट इज वैक्सीन। तो वैक्सीन में क्या किया जाता है ऐसा कि बचपन में आपको बहुत सारे टीके लगा दिए जाते हैं, कह दिया जाता है कि अब तेरे को इस बीमारी का टीका लग गया है तो ये बीमारी तेरे को नहीं होगी। मतलब अच्छी बात है यार, ऐसे कैसे? बीमारी आई नहीं उससे पहले इलाज कैसे कर दिया? तो देखिए होता क्या है, याद रखेंगे आपकी टीकाकरण दोस्तों सक्रिय प्रतिरक्षा का हिस्सा है। टीकाकरण एक्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है, सक्रिय प्रतिरक्षा। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है ना, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए दो चीजें हैं। हमारी बॉडी इतनी मतलब देखिए मानव शरीर बहुत, आपको लगता होगा आपकी कोई कीमत नहीं, आपको लगता होगा कि कोई आपको छोड़ गया या आप नौकरी नहीं लग पा रहे या ऐसा ऐसा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने कुछ भी नहीं प्राप्त किया, उसके बावजूद भी आप नेचर की सबसे अनमोल, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक, अद्वितीय कृति हो आप, है ना। आपकी बॉडी को इस तरह का बनाया गया है कि अगर कोई बीमारी आपकी बॉडी में आकर गई है और आपने बाहर से दवाइयां लेकर उसको ट्रीटमेंट कर लिया है तो बॉडी इतना याद रखती है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट उस वाली दवाई से हुआ था। अगली बार अगर वो वायरस, बैक्टीरिया जो भी अगर आपकी बॉडी में आया तो आपको वो दवाई मार्केट से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रेन हमारा ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर वो मेडिसिन क्रिएट करता है जिससे कि वो बीमारी खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? तो हमारी बॉडी में अलग अलग रोगों के लिए टाइम टू टाइम एंटीबॉडीज बनते हैं। कुछ एंटीबॉडी कैसे बनते हैं? कुछ एंटीबॉडी ऐसे बनते हैं, डिजीज हुई, हमने बाहर से मेडिसिन लिए, उनसे एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडीज ने डिजीज को किल किया, मार दिया। हमारी बॉडी वो एंटीबॉडीज को ध्यान रखती है, अगली बार जैसे ही वो बीमारी वापस आती है, वो डिजीज वापस आती है, वही एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं और वो उस बीमारी को खत्म करते हैं। चलिए, तो हमारी बॉडी में रेगुलर एंटीबॉडीज बनते रहते हैं, प्रतिरक्षा बनती रहती है, इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। कुछ एंटीबॉडीज हमें अपने मां से मिलते हैं। तो अगर आपको किसी बीमारी को खत्म करने के लिए बाहर से एंटीबॉडी डायरेक्ट दिए जा रहे हैं तो आपका शरीर कुछ नहीं कर रहा। भाई बीमारी आपकी बॉडी में आई, बाहर से आपने बीमारी का तोड़, एंटीबॉडी आपने अंदर डाल दिया अपनी बॉडी में, आपने कुछ किया क्या? नहीं किया। इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। आपकी बॉडी ने कुछ नहीं किया, निष्क्रिय आपकी बॉडी उस कंडीशन में। एक होता है कि आपकी बॉडी में बीमारी आई, वो चली गई, अब आपकी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाए, कुछ काम किया बॉडी ने, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा। टीकाकरण में क्या होता है? टीकाकरण में आपको किसी भी रोग के मृत रोगाणु, डेड जर्म्स, किसी भी रोग के मृत या इनएक्टिव, निष्क्रिय रोगाणु आपकी बॉडी में डाल दिए जाते हैं। कोरोना का टीका लग रहा है ना,
तो पता है क्या डाला जा रहा है आपकी बॉडी में? डेड कोरोना या इनएक्टिव कोरोना, आपकी बॉडी में कोरोना वायरस डाला जा रहा है, समझ रहे? इसीलिए बोलते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद 4-5 दिन तक बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है उस समय। क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी में डेड वायरस गया, अब बॉडी उस डेड वायरस को देख के अलर्ट हो गई। अब उसके लिए बॉडी क्या बना रही है? एंटीबॉडीज बना रही है धीरे धीरे करके। तो जब आपको कोई वैक्सीन लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन ही आप बिल्कुल सिक्योर हो गए, अब आर धड़ल्ले से घूमो, नहीं, लगभग महीने 2 महीने में एंटीबॉडीज प्रॉपरली बनती हैं, तब जाके वो बीमारी से आप सेफ फील करते हो। तो बचपन में आपको जो जितने भी वैक्सीन लगाए गए उनमें क्या दिया गया? उनमें आपको बीमारियों के रोगाणु, है ना, डिजीजेस के जो पैथोजेंस है, जो रोगाणु है, वो डेड कंडीशन में दिए गए। तो डेड है वो, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने, और हमारी बॉडी ने धीरे धीरे करके उनके लिए क्या चालू कर दिया? एंटीबॉडी बनाना चालू कर दिया। अब भविष्य में अगर वो कभी जिंदा वाला भी आएगा तो हमारी बॉडी तुरंत पहचान जाएगी, इसके लिए तो हथियार रख रखा है, तो हमारी बॉडी तुरंत से उसको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ गए बात को? तो ये है टीकाकरण का कंसेप्ट। टीकाकरण में किसी रोग के मृत रोगाणु आपकी बॉडी में डाले जाते हैं, और उन मृत रोगाणुओं से क्या किया जाता है? आपकी बॉडी को इंड्यूस किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि वो एंटीबॉडी तैयार करे, और एंटीबॉडी तैयार करने के बाद होता है ये कि दोस्तों आपको क्या किया जाता है? आप जो है बीमारी से बच जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, इसकी बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, बीसीजी का नाम है बैसिलस कैलामिटी गुरीन। बैसिलस से आप समझ पा रहे होंगे, टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, तो बैसिलस कैलामिटी गुरीन। दोस्तों ये बीसीजी का टीका है, और बीसीजी के टीके की अगर मैं बात करूं तो बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए। बैसिलस जो है ये बीमारी का नाम है, कैलामिटी और गुरीन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे बनाया है। और दोस्तों ये लगता है जन्म से 1 माह के अंदर, है ना, जन्म से लेकर 1 माह के अंदर जनरली, है ना, बच्चे के पैदा होते ही भी लगा देते हैं इसको, तो जन्म से 1 माह के अंदर ये वैक्सीन आपको क्या हो जाती है? लग जाती है। ठीक है, अगले टीके की बात करते हैं, टीएबी। दोस्तों टीएबी बोला जाता है टाइफाइड ए एंड बी, टाइफाइड ए एंड बी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस बीमारी का टीका है? क्लियर, ये किसका टीका है दोस्तों? टाइफाइड का टीका है, और टीएबी का टीका लगाया जाता है दोस्तों 2 साल के बाद। 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तब लगाया जाता है। बाकी ये जो चीजें हैं ये चेंज भी होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। गवर्नमेंट जो होती है पॉलिसी चेंज कर देती है। जैसे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की फर्स्ट डोज और सेकंड डोज को लेके बार बार जो गैप है वो क्रिएट किया जा रहा है, तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं। आगे बात करते हैं डीपीटी। दोस्तों डीपीटी के टीके की खास बात है, इसको ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। डीपीटी के टीके को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये 3 प्रकार की बीमारियों के लिए आपको सुरक्षा देता है। 3 प्रकार की बीमारियां कौन सी है? डिप्थीरिया जिसको आप गलघोटू कहते हैं, पर्टुसिस जिसको आप काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, है ना। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, इन तीनों बीमारियों के लिए जो वैक्सीन है वो डीपीटी का टीका लगता है। और डीपीटी का टीका लगता है जन्म के 6 सप्ताह यानी कि लगभग 1.5 माह बाद, है ना। जन्म के कितने सप्ताह बाद? लगभग 1.5 माह बाद ये आपको टीका लगता है। कौन सा वाला दोस्तों? डीपीटी। ठीक है, तो बीसीजी बैसिलस कैलामिटी गुरीन, टीएबी टाइफाइड ए एंड बी, और डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, ट्रिपल एंटीजन इसको बोला जाता है। और ये कब लगता है दोस्तों? ये आपका लगता है 1.5 महीने बाद लगता है, उसके बाद 2.5 माह, 3.5 माह पे भी ये टीका आपको लगता है। ठीक है भैया, क्लियर। अब बात कर रहे हैं दोस्तों एमएमआर, मीजल्स मम्प्स रूबेला। एमएमआर, मीजल्स यानी खसरा, मम्प्स है ना, गलसुआ, और रूबेला। रूबेला जनरली मीजल्स का ही, जर्मन मीजल्स का एक टाइप है। क्लियर, ये लगता है दोस्तों 15 माह बाद। जन्म के 15 माह बाद आपको एमएमआर का टीका लग जाता है। क्लियर। दूसरे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के टीके भी मार्केट में आ रखे हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, है ना, जिनमें से इनको जन्म के टाइम पर भी एक को लगा दिया जाता है, एक को जो है लगभग 2 वर्ष बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मेन टीके हैं जिनकी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, इसके बाद हम समझते हैं, जैसे रेबीज का टीका पहले ही बता चुका हूं कि रेबीज का जो टीका है किसने बनाया,
रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया, लुई पास्चर ने बनाया, बता रखा है आपको, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया है। इसके बाद दोस्तों जो आपके पोलियो का टीका है, पोलियो का टीका, तो पोलियो का जो इंजेक्शन वाला टीका है वो बनाया है जॉन साल्क ने, जॉन साल्क ने। और ओरल पोलियो वैक्सीन जो मुंह से पिलाई जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये बनाई है किसने? अल्बर्ट सेबिन ने, है ना, अल्बर्ट सेबिन। क्लियर? इन्फ्लुएंजा का टीका, इन्फ्लुएंजा का जो टीका है इसको बोलते हैं इन्फ्लूवैक, इन्फ्लूवैक। डेंगू का टीका, उसका नाम है डेंगवैक्सिया। हर डिजीज के लिए काफी सारी वैक्सीन बनी हुई हैं, लेकिन इनके लिए जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू, इनकी जो बीमारी है, इनके जो वैक्सीन है वो 100% ऑथेंटिक नहीं है ना, केवल नाम दिए गए हैं जो बनी उनके बारे में। जैसे एबोला, एबोला का जो टीका है उसका नाम रखा गया था जेबॉब। क्या रखा गया था? जेबॉब, जेयर एबोला वैक्सीन। क्या रखा गया था? जेयर एबोला वैक्सीन, जेयर एबोला वैक्सीन। ठीक है, तो ये कुछ फेमस वैक्सीन्स के नाम हैं जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी तो डीपीटी, एमएमआर, बीसीजी सबसे ज्यादा वो है, वहीं से पूछे जाते हैं। चलिएगा, क्लियर? अच्छा, टीकों के बारे में कुछ बातें बता देता हूं आपको। इंडिया का फर्स्ट वैक्सीन थी जिसका नाम था रोटावैक। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वैक्सीन, इंडिया फर्स्ट वैक्सीन, जिसको WHO का अप्रूवल मिला जनवरी 2018 में। ठीक है, इंडिया की पहली वैक्सीन रोटावैक। और ये दोस्तों रोटा वायरस के कारण, रोटा वायरस के कारण एक डायरिया होता है जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड डायरिया। जो बचपन में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके अंदर दस्त होते हैं रोटा वायरस के कारण। तो चाइल्डहुड डायरिया के लिए रोटावैक नाम की वैक्सीन इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन है ना, जिसको जनवरी 2018 में अप्रूवल मिला। और दोस्तों इसको बनाया था भारत बायोटेक लिमिटेड ने। किसने बनाया था? भारत बायोटेक लिमिटेड। ये हैदराबाद की एक कंपनी है, भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद। इसी ने दोस्तों दूसरा टीका बनाया, सेकंड जो टीका इंडिया का, उसका नाम है टाइप वार टीसीवी, टाइप वार टीसीवी। क्लियर? इसको बोला गया था टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, संयुग्मी टीका, संयुग्मी टीका। टाइफाइड का ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है, मतलब टाइफाइड के जितने भी टाइप्स हैं उन सब पर ये वैलिड होगा। तो ये विश्व का पहला संयुग्मी टीका है जो टाइफाइड के सारे टाइप्स को कंट्रोल करते हुए मैनेज करता है। तो टाइप वार टीसीवी को जो अप्रूवल मिला वो 30 जनवरी 2018 को मिला। ठीक है, तो रोटावैक दोस्तों इंडिया फर्स्ट वैक्सीन इज रोटावैक। देन आपसे पूछा गया है कि भारत बायोटेक लिमिटेड ने जो सेकंड वैक्सीन बनाई उसका नाम है टाइप वार टीसीबी, 30 जनवरी 2018 को अप्रूवल मिला। वर्ल्ड की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन है जिसने टाइफाइड के जितने भी टाइप्स हैं उन सब टाइप्स को एक ही बार में हैंडल कर लिया है। ठीक है भाई, क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको, वर्ल्ड का फर्स्ट पुनर्योजी टीका। पुनर्योजी टीके का मतलब होता है, पुनर्योजी टीके का मतलब होता है जो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के द्वारा बनाया गया है ना, यानी डीएनए में चेंज करके बनाया गया है। एक टेक्नोलॉजी चलती है बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में एक पद्धति चलती है पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक, जिसमें डीएनए में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। उस तकनीकी के द्वारा जो पहला पुनर्योजी टीका बना वो था हेपेटाइटिस बी का टीका। किसका टीका दोस्तों? हेपेटाइटिस बी का टीका। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला पुनर्योजी टीका जो था वो कौन सा था बताइए? हेपेटाइटिस बी का टीका था। बात समझ में आ गई? साथ ही साथ दोस्तों आपके जो नोट्स हैं उनमें कुछ मिशन हैं, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष तीव्र, उनके बारे में भी छोटी छोटी जानकारियां दे रखी हैं। उस समय वो करंट अफेयर्स का इशू था क्योंकि लगभग 2018-19 के जो कंटेंट हैं तो उसमें वो चीजें डली हुई हैं, तो 2018-19 में वो करंट अफेयर में था, इस वजह से उस चीज को वहां पे हाईलाइट किया गया है। आप भी पढ़ सकते हैं मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष तीव्र, दो मिशनों के बारे में आपके नोट्स में जानकारी दे दी गई है। नोट्स अगर अपलोड हो गए होंगे तो ठीक है, नहीं अपलोड हुए होंगे तो आज रात को नोट्स आपके 101% अपलोड हो जाएंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। तो टॉपिक इज फाइनली फिनिश्ड।
जितने भी टाइप की बीमारियां थी आपको डिस्कस कर दी हैं, जितने भी टाइप के रोग थे आपने, मैं जहां तक मानता हूं लगभग 50 से 70 प्रकार की बीमारियों के बारे में आपने क्लास में डिस्कस कर लिया होगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है। चलिए तो आगे बात करेंगे बच्चों अगली कक्षा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।